नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 का और वो है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स वाले सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगभग मान लो 13 मार्क्स आएंगे यहाँ से। और खास करके अगर डिटर्मिनेंट चैप्टर की बात करो तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क का एक और क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो बोर्ड्स की अगर बात करें तो इस चैप्टर से 5 मार्क्स मिलेगा आपको। 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन। और जेई का बात करें तो मेंस में एक क्वेश्चन तो आएगा तय है, बट एडवांस में हर साल डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, गैप दे दे करके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो मैट्रिसेस पूछते ही पूछते मैट्रिसेस का एक आध दो क्वेश्चन तो रहेगा ही, बट अगर वेटेज उस तरफ शिफ्ट किया तो डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? और अगर वो भी आता है तो ज्यादातर 99% केस में एक ही टॉपिक से क्वेश्चन सिलेक्ट होता है, वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना, जो इस बार का बोर्ड एग्जाम सिलेबस से हटा दिया। ठीक है, बट उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, अपन आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे और जब पढ़ाया जाएगा आपको लेक्चर नंबर 3 तक मिल जाएगा आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तब आप देखेंगे अच्छे से। क्लियर है क्या? अभी चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो टोटल 13 मार्क्स आता है बोर्ड एग्जाम से मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स मिला करके, उससे ज्यादा वेटेज रहता है वेक्टर्स 3D का। तो फिर भी मैं पहले तो हमेशा वेक्टर 3D पढ़ाता हूँ और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बाद में पढ़ाता हूँ, और बाद में पढ़ाना भी चाहिए क्योंकि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बहुत सारी चीज समझ नहीं पाएंगे अगर आपका वेक्टर 3D क्लियर नहीं है। बट फिर भी मैंने सोचा कि पहले ये पढ़ा लेता हूँ, क्यों सोचा नहीं पता, ऐसे ही रैंडमली शुरू कर दिया। ठीक है क्या? क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते, पहले पढ़ लेते, ज्यादा कोई दिक्कत आएगा नहीं ऐसे खास। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स अभी देखो, इससे 5 मार्क और मैट्रिसेस से आपका रिमेनिंग 8 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? मैट्रिसेस से 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क का 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये होता है वेटेज। ठीक है ना, तो आप ध्यान से कर लो, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। और क्या क्लियर है? वो जनरल वेटेज रहता है, अभी यही जो रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक बात है? क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको एक सिस्टम दे देता हूँ लीनियर इक्वेशन का, या फिर आप बोलते हो कि 2 लीनियर इक्वेशन देता हूँ, एक मान लो a1x + b1 = 0, एक इक्वेशन लिया मैंने, और एक और लिया a2x + b2 = 0। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि a1 b1 a2 b2 सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो क्वांटिटीज है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन से x का जो वैल्यू मुझे मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से x का जो वैल्यू मेरे को मिलेगा, वही वैल्यू अगर एग्जैक्टली सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ दिस टू इक्वेशन, दिस टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा? x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा? ऑब्वियसली -b1/a1 निकलेगा। वही क्वांटिटी को अगर मैं इस जगह पे सेटिस्फाई करवा देता हूं तो क्या आ जाएगा? अगर x मतलब इन दोनों सिस्टम को अपन एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहला इक्वेशन या फिर दूसरा इक्वेशन से x का वैल्यू ऑपोजिट इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। सही बात है क्या? तो यहां से आपको ये चीज मिलेगा। सही बात है? क्लियर है? ये चीज आपको मिल रहा होगा, और यहीं पे इस चीज को दिस इक्वल टू 0 ये कंडीशन आपको मिला, और ये जो क्वांटिटी आपको मिलता है 0 के उस तरफ, उस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। सही बात है, इसी का नाम है आपका डिटर्मिनेंट। तो ये बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है ना, क्रैमर्स रूल बोल के टॉपिक आएगा, आप पढ़ोगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बहुत ही जल्दी और आसानी से, जैसे मान लो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सिस्टम दे दिया तो वो तो आप सॉल्व कर लोगे किसी भी हद तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह से। अगर 5 वेरिएबल 5 सिस्टम वो दे देता हूं आपको, तो आप जनरली अगर करने चले जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, बट डिटर्मिनेंट से अगर करोगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? ऑब्वियसली ज्यादा 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन से ज्यादा जब भी वेरिएबल हो जाएगा तो आप डिटर्मिनेंट से आपको करना होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये टॉपिक अपन पढ़ते हैं जस्ट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ मतलब ज्यादा वेरिएबल और ज्यादा इक्वेशंस अगर आ गया किसी सिस्टम में, या फिर कम वेरिएबल मतलब
नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो ज्यादा बट इक्वेशन कम है, तो क्या केस होगा एग्जैक्टली कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देख करके हमें ये जज करना अगर होता है कि उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नहीं, नो सॉल्यूशन होगा या नहीं, कंसिस्टेंट है, मतलब पूरा टॉपिक जो अपन स्टडी करेंगे वो सब कुछ ही स्टडी करेंगे किस चीज के लिए, उसका एप्लीकेशन पूरा होगा आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और कुछ एप्लीकेशन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख के आए हो, है ना, अगर 3 लाइन कॉन्करेंट होता है तब भी अपन ये कंडीशन डिटरमिनेंट वाला कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। फिर उस जगह पे भी यूज किए थे आपने, है ना, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, कब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ये हैप्पी गार्ड लिविंग ब्यूटीफुल, ये भी आप जानते हो, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ एप्लीकेशन है, बट खास करके टॉपिक बनाया गया किस चीज के लिए, ताकि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओ, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टम आपके पास आए उस सिस्टम को आप बढ़िया से सॉल्व कर पाओ, इसीलिए आपको ये डिटरमिनेंट चीजें सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसको एक लॉगरिथम की तरह आप एक टूल मान सकते हो टू सॉल्व सच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लॉगरिथम किस लिए पढ़ते हैं हम, बड़े कैलकुलेशंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली ये चीज भी उसके लिए पढ़ा जाता है ताकि अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बहुत ही अच्छे से एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए कम कैलकुलेशन में, ठीक है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, है ना, और इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, सही है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, इसी डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा ये। अब ये एग्जैक्टली आया कैसे, ये एग्जैक्टली यहां से आया, x का कोएफिशिएंट जो है a1 a2 को लिख दिया ऐसे, और b1 b2 को लिख दिया ऐसे। अब इन सबको क्या बोलते हैं हम, ये जो वर्टिकल चीज होते हैं इन सबको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल चीजें होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। सही बात है क्या, हॉरिजॉन्टल चीजों को अपन रोज बोलेंगे और वर्टिकल चीजों को कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट जो है इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है। एक चीज याद रहे हमेशा, डिटरमिनेंट तभी आप स्टडी करोगे, है ना, वैसे कि ये एक काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सही बात है क्या। तो डिटरमिनेंट में हमेशा आप देखोगे कि जितने रो है उतना ही कॉलम होगा। ऐसा कोई डिटरमिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। समझो मेरी बात, क्लियर है। बिकॉज आप सिंपल सा चीज सोचो ना कि अगर सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन से इस सिस्टम किसी भी सिस्टम का एग्जिस्ट करना है तो जितने वेरिएबल उसमें होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ इक्वेशंस होने पड़ेंगे ना, तभी तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा आपके पास। क्लियर है, समझो मेरी बात। तो यहाँ पे अगर मैं एक और वेरिएबल लगा देता हूँ, ठीक है, तो एक और कांस्टेंट भी आएगा C1। सही बात है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो आसानी से, ठीक है ना। तो उस वक्त जैसे मान लो अभी अगर ये लॉजिक, अभी आप बहुत बच्चे वाले को पूछता है कि सर जैसे यहाँ पे तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप बताया, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होता है तब तो जरूरी नहीं है कि जितने वेरिएबल है उतना ही इक्वेशन हो। बिल्कुल सही है, बट तब भी इक्वेशन डिफाइन होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो मैंने एक ही वेरिएबल देकर के आपको तीन इक्वेशन दे दिया तो अननेसेसरी इक्वेशंस में दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। आप किसी भी एक इक्वेशन से ही एक वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हो। सही बात है। तो ये भी चीज पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। बट आप बस मुद्दे का चीज इतना सा याद रखो कि अगर एक डिटरमिनेंट है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज जितना होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम भी उतने ही होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज जितना होगा नंबर ऑफ कॉलम भी उसमें उतना ही होगा। ये चीज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो इस डेटा ये जो 2 है ना, इसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। सही बात है क्या, क्लियर है। तो ये चीज आप स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने के बाद समझ जाओगे बहुत अच्छे से मैं क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो भी क्या होता है, मैट्रिक्स सेम चीज ही होते हैं, बट उसमें क्या होता है, इस तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसमें भी क्या होता है, सेम होता है। सही बात है क्या। बेसिकली ये मैट्रिक्स से ही आया है, बट फिर भी अपन पहले डिटरमिनेंट को स्टडी करते हैं क्योंकि वो नेसेसरी है, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है, बाकी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होता है ना। ये चीज समझ के रखो कि सर जितने भी प्रकार के मैट्रिक्स मिलेंगे, हम जब मैट्रिक्स स्टडी कर रहे होंगे तो उनमें से जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स का सिर्फ डिटरमिनेंट पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है, बिकॉज उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है।
बट अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं हुआ तो डिटरमिनेंट बन ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि डिटरमिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। सही बात है, क्लियर है। और उसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे अगर 3 रो 3 कॉलम है तो 3 को मैं क्या बोल दूंगा, ऑर्डर ऑफ दैट डिटरमिनेंट। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है ना। तो ये उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया डिटरमिनेंट का। सही बात है, क्लियर है। तो आप जानते हो इसका यूज कहाँ पे है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपन इसको यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे तो जब पढ़ेंगे तब बताया जाएगा आपको। क्लियर है क्या। तो अगर सिमिलरली मैं एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिखता हूं आपके सामने, एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो जरा ध्यान से। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट अगर मैं लिखूं, ये तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिख दिया ना, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा। मान लो x y z, यहाँ पे मान लो a b c लगा दिया और यहाँ पे p q r लगा दिया, ठीक है ना। एग्जैक्टली ये हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3, ये हो जाएगा आपका रो 1, ये हो जाएगा आपका रो 2, ये हो जाएगा रो 3। 3 रो 3 कॉलम तभी पॉसिबल है। अगर यहाँ से एक कॉलम या फिर एक रो हटा देते हो तो ये डिटरमिनेंट नहीं बन पाएगा। और इसी डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना, 3, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है ना। अभी जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो वाला जो पोजीशन है, उस पोजीशन को हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। 11 का मतलब क्या है, इस चीज को पहले समझना। AIJ का मतलब क्या है, I stands for number of row, I stands for number of row, और J किसके लिए होता है, J होता है नंबर ऑफ कॉलम के लिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस पोजीशन को हम बता सकते हैं इस चीज के मदद से, ठीक है। तो I मतलब नंबर ऑफ रो, कौन सा रो है, ये पोजीशन कौन सा रो है, फर्स्ट रो में आ रहा है। और यही पोजीशन कौन सा कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में भी तो आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 1। क्लियर है, समझ लो। y के जगह पे क्या आएगा, y के जगह पे फर्स्ट रो आएगा और सेकंड कॉलम आएगा, सेकंड कॉलम आएगा। तो I के जगह पे 1 लिखूंगा, कॉलम की जगह पे 2 लिखूंगा। Z के जगह पे क्या आएगा, फर्स्ट रो ही है और थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 3। सिमिलरली इधर क्या आएगा, A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है। ऑब्वियसली यहाँ पे I भी 1 से 3 पे वेरी करेगा और J भी 1 से 3 पे वेरी करेगा। क्यों करेगा आप समझ ही रहे हो, समझ रहे हो ना, तो सिंपल सा चीज आराम से समझ रहे हो। क्लियर है क्या, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, 3 है, तो 1 से 3 तक ही वेरी करेगा, जहां पे दोनों जगह पे इक्वालिटी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अपन थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू मतलब वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना तो नहीं सीखा है, सिखाऊंगा अभी, बट इसी तरीके से आप थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो। सिंपल सा चीज यही हो गया थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन। पोजीशन को मैं इस वेरिएबल के मदद से रिप्रेजेंट करूंगा, आप इसको याद रखना। क्यों रिप्रेजेंट करूंगा, रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। और इसका ऑर्डर हो गया 3। और एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिटरमिनेंट में हमेशा क्या होगा, इक्वल होना ही पड़ेगा। सही बात है, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शीट में आपका सब कुछ लिखा गया है डिटेल में, ठीक है। अपन और इसमें डीप में नहीं जा रहे, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा एक बार, वही चीज जो लिखा हुआ है सब कुछ ही बता दिया। अभी मुद्दे पे आ जाते हैं, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखना पड़ेगा, वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, इस चीज को अपन पहले समझ जाते हैं। ये अगर क्लियर हो गया तो हो जाएगा सब कुछ, और क्या दिक्कत है, ठीक बात है क्या। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स इस चीज को समझ जाते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ये क्या है, क्योंकि इस चीज का जरूरत है। अगर मैं डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने जाऊं तो मैं तब तक एक्सपांड नहीं कर पाऊंगा जब तक माइनर और कोफैक्टर का आइडिया मेरे को नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। तो ये दोनों टर्म किसके लिए डिफाइंड होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर डिफाइंड होता है, आप बोल रहे हो मतलब इनडायरेक्टली आप क्या बोलोगे कि डिटरमिनेंट के लिए डिफाइंड होता है
माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो बेसिक मुद्दे का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो एग्जैक्टली क्या है। वो है आपका Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू m ऑफ ij। ठीक है, यह है आपका बेसिक फॉर्मूला जिससे आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं। एक डिटरमिनेंट ले लेता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, फिर आगे दिखेगा आपको 4 5 6 और नीचे है आपका 7 8 9। ठीक है, अभी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो है ना सर, ये हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग होता है। हर एक पोजीशन मतलब अगर मैं 2/2 डिटरमिनेंट का बात करूं तो 2/2 डिटरमिनेंट में कितने पोजीशन होंगे एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं कि मेरा डिटरमिनेंट जो है वो 2/2 डिटरमिनेंट है, तो 2/2 डिटरमिनेंट के लिए कितने पोजीशन होंगे एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करते हो तो 2/2 डिटरमिनेंट के लिए कितने पोजीशन होंगे? 2/2 डिटरमिनेंट के लिए एग्जैक्टली 4 पोजीशन होंगे ना, 4 पोजीशन। एक तो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एक होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये 4 पोजीशन होंगे एग्जैक्टली। ठीक है, बट 3/3 अगर हो जाता है तो एग्जैक्टली 9 पोजीशन होगा। 3 3 3 टोटल क्या होगा? 9 पोजीशन होगा। ठीक है ना, तो ये 9 के 9 पोजीशन के लिए 9 कोफैक्टर्स आपके पास आएगा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन का अगर मैं कोफैक्टर बोलता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि C11 बोलूंगा। क्या बोलूंगा? C11 दैट इज कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस वाले पोजीशन का कोफैक्टर निकाल रहे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू m ऑफ 1 1। ठीक है ना, अभी m11 कैसे निकालूंगा? m11 कैसे निकालूंगा जरा ध्यान से देखो। इस पोजीशन का जो माइनर होगा वो क्या होगा जरा ध्यान से देखो। इस पोजीशन का माइनर हो जाएगा ये वाला डिटरमिनेंट। इस पोजीशन को अगर आप इस पोजीशन का कोफैक्टर माइनर्स को अगर निकालना है आपको तो आपको एक चीज करना होगा कि आप इस कॉलम को हटा दो और इस रो को हटा दो। जो 2/2 डिटरमिनेंट बचता है वो क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा चीज, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका माइनर। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे माइनर की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनर की जगह पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 5 6 8 9। दिस इज योर माइनर। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तो 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू क्या था? a1 b2 a2 b1 है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा? 5 into 9 45 minus 6 into 8 48। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -3। समझ रहे हो? क्लियर है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना भाई यहाँ पे? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझना। हाँ, इस चीज को ध्यान से समझना। क्लियर है क्या? ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 2 इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालने जाऊं तो मैं कैसे निकालूंगा? बोल C12 कैसे निकालूंगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू डिटरमिनेंट। कौन सा डिटरमिनेंट बचेगा? कौन सा डिटरमिनेंट बचेगा? 2 वाला कॉलम को हटाओ और 2 वाले रो को हटाओ। बचता कौन है? 4 7 6 9, तो उनको लेकर के लिख दो 4 7 6 9। सिंपल सा चीज। ये कितना है? -1 टू द पावर 3 तो -1 ही आएगा और यहाँ पे कितना है? 4 into 9 36 minus 6 into 7 42। ठीक है ना, बस कैलकुलेट करके आंसर निकाल दो, हो जाएगा। समझ रहे हो? ये सब एकदम सिंपल है। सिमिलरली अगर कोई भी पोजीशन का आप मेरे को बोलो कि मान लो ये 5 वाले पोजीशन का निकालना है तो 5 वाले पोजीशन का अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? ऑब्वियसली C5 वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये कैसे निकालूंगा? -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इनटू एक डिटरमिनेंट। कौन सा डिटरमिनेंट होगा? ये गया और ये गया, तो बचता कौन है? 1 3 7 9 बचता है, तो 1 3 7 9। ठीक है ना, तो ये -1 टू द पावर 4 तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 9 minus 21, तो 9 minus 21 कितना आएगा? 9 minus 21 -12 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन कोफैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी पोजीशन का विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सही बात है? क्लियर है? तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। क्लियर है क्या? अगर ये चीज समझ गए तो बात बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है ना, अभी जैसे 2/2 डिटरमिनेंट का वैल्यू मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ? a1 b2 a2 b1। सही बात है क्या? तो वो रीजन मैंने आपको पहले बताया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करके जो एक्सप्रेशन मिला था a1 b2 a2 b1, उसी को अपन इस तरीके से लिखते हैं। सही बात है क्या? क्लियर है? तो 2/2 डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो आराम से आप बता सकते हो कि 5 into 9 minus 6 into 8 होगा। क्लियर है?
समझ रहे हो ना? ठीक है। और एक्सपांशन करने के टाइम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना जब अभी सिखाऊंगा मैं, उसी वक्त मैं आपको बता दूंगा कि ये एग्जैक्टली होता क्यों है। ठीक है, तो C11 C22 मैंने काफी सारी चीज निकाल दिया। सिमिलरली आप सारे पोजीशंस निकाल सकते हो, है ना, कोफैक्टर ऑफ ऑल द पोजीशन निकाल सकते हो। ये C11 हो जाएगा, ये C12 हो जाएगा, ये C13, ठीक है, ये C21 हो जाएगा, ये C22, ये C23 आएगा, ठीक है ना, ये C31 होगा, ये C32 होगा, ये C33 होगा। सारे पोजीशंस आप निकाल सकते हो आराम से विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, बस याद रखना कि माइनर क्या होता है। हाँ, माइनर क्या होता है कि जिस पोजीशन का, जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर लिख रहे हो, माइनर लिख रहे हो, उस पोजीशन को, उस पोजीशन में जो एलिमेंट है उसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को कैंसिल करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचता है उनको लेकर के डिटरमिनेंट बना दो। और रैंडमली नहीं बनाना है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में बनाना है। जैसे 5 का रो और कॉलम को मैंने हटाया ना, तो बचता है 1379, तो एग्जैक्टली 1379 इसी अंदाज में मैंने बनाया। ठीक है, जो जिसके बाद आ रहा है ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स और माइनर्स निकाल सकते हैं। सही बात है क्या? जो बहुत ही आसान है और एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर है? अभी ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप एक डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। सही बात है, एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना, इस चीज को मैं अभी बताऊंगा आपको, एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझो। यहां से मैं कंसेप्ट उठाना शुरू करूंगा एक एक करके। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझो, क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्त। क्लियर है क्या? सही है, तो इसको आप अच्छे से समझो, ध्यान से देखो। एक्सपांशन सिखा रहा हूं, एक्सपांशन 3/3 मतलब 3/3 मतलब ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट का एक्सपांशन बताता हूं, फिर आगे जाकर के बातचीत करूंगा। ठीक है, एक्सपांशन बता रहा हूं, कोई भी एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ले लेता हूं, A1 B1 C1, इधर मान लो A2 B2 C2, और इधर मान लो A3 B3 C3। अभी इस डिटरमिनेंट को जब मैं एक्सपांड करने जाऊंगा तो कैसे मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो कैसे एक्सपांड कर सकता हूं? आपको क्या करना है, कोई भी एक रो या फिर कॉलम लेना है। यहां पे कितने रो है? 3 रो है, 3 कॉलम है। कोई भी एक रो लेना है या फिर कोई भी एक कॉलम लेना है। आपके पास 6 ऑप्शन है और उस 6 में से आप किसी भी को लेकर के कर सकते हो। डिटरमिनेंट को एक्सपांड, डिटरमिनेंट का वैल्यू आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को पकड़ के निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? जैसे मान लो मेरा मन किया कि मैं फर्स्ट रो को लेकर के कर लूं, ठीक है, तो फर्स्ट रो के अगर करस्पॉन्डिंग में इसको एक्सपांड करूंगा, और मैं अगर सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड करूंगा या फिर थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग में इसको एक्सपांड करूंगा, तो आंसर सारे जगह पे क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर है? तो एक्सपांड करना कैसे है उस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो को लेकर के अगर कर रहे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? A1। ठीक है, ये क्या आएगा? A1 आएगा। अगर A1 मैंने लिखा तो इस A1 के साथ क्या लिखना पड़ेगा? इसका कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड इट्स कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी लिखना है आपको एग्जैक्टली, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड इट्स कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली A1 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर, दैट इज C11। समझे क्या? प्लस क्या आ जाएगा? B1 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर, दैट इज C12, और प्लस क्या आ जाएगा? C1 इंटू इसी पोजीशन का कोफैक्टर, दैट इज C13। क्लियर है क्या? तो अभी फर्स्ट पोजीशन का कोफैक्टर क्या आएगा? बोल, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू m ऑफ 1 अभी इस पोजीशन का माइनर निकालने के लिए ये रो गया, ये कॉलम गया, बचता है ये, तो यही डिटरमिनेंट आएगा ना। इसका आंसर क्या होगा? B2 C3 माइनस B3 C2, खत्म बात। ठीक है, प्लस B1 इंटू क्या आएगा? C12। ठीक है ना, C12 क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर I प्लस j, दैट इज 1 प्लस 2 इंटू इस पोजीशन का कोफैक्टर। अभी इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालने के लिए ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बचता कौन है? A2 A3 C2 C3, तो ये क्या आएगा? A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? प्लस B3 इंटू क्या आएगा? सॉरी C1, A1 B1 C1 के बाद क्या आएगा? C1
-1 टू द पावर 1 प्लस 3, ठीक है, इंटू माइनर लिखो, माइनर क्या है, इस चीज को हटा दो तो बचता है a2b3 माइनस a3b2, a2b3 माइनस a2b3, समझ रहे हो ना? ये हो जाएगा पूरा पूरा चीज का आंसर, जिसको अगर आप अच्छे से लिख के देखोगे तो आपको मिलेगा a1 इंटू b2c3 माइनस b3c2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वक्त भी आपको एग्जैक्टली यहाँ पे एक माइनस मिलता था, याद करो बीच वाले पे माइनस मिलता था, क्यों मिलता है, इसी चीज की वजह से, बिकॉज यहाँ पे i प्लस j का समेशन ऑड होगा और -1 के पावर ऑड अगर बैठेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो? बट यहाँ पे समेशन और यहाँ पे समेशन इवन आएगा तो वो -1 टू द पावर इवन प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना? इसीलिए यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे आएगा b1 इंटू a2c3 माइनस a3c2, समझ रहे हो, प्लस c1 इंटू क्या आएगा a2b3 माइनस a2b3, इस तरीके से कर सकते हैं, समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये हो जाएगा इस डिटरमिनेंट का एग्जैक्ट वैल्यू। अगर मैं इस तरीके से ना निकाल के मान लो कॉलम 2 के करस्पॉन्डिंग निकालता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा b1 इंटू कोफैक्टर ऑफ पोजीशन b1, b1 को कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, प्लस b2 इंटू कोफैक्टर ऑफ b2 इंटू कोफैक्टर ऑफ b2, कोफैक्टर ऑफ b2 2 हो जाएगा, ठीक है, तो और b3 इंटू कोफैक्टर 3 2 हो जाएगा, क्लियर है? जस्ट इस चीज को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस ही आएगा, तो c12 मतलब ये गया क्या आएगा a2c3 माइनस a3c2, a2c3 माइनस a2c3, समझ आ रहा है, प्लस b2 इंटू c22 क्या आएगा, c22 तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, किस लिए आप जानते ही हो, ये बाहर आएगा, ठीक है ना? और इस पोजीशन का अगर कोफैक्टर लेता हूं तो a1c3 माइनस a3c1, a1c3 माइनस a3c1 प्लस b3, ये तो प्लस ही आएगा, और c22 मतलब इस पोजीशन का लिखना है, ठीक है ना, 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये कितना आएगा a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1, क्योंकि बच रहा है क्या, a1c2 माइनस a2c1, ये कॉलम ये और ये अगर हटाएंगे तो यही तो बचेगा a1c2 माइनस a2c1, है ना? पहले ये चलना है आपको, माइनस ये करना है, ठीक है, क्लियर? एग्जैक्टली यहाँ पे ये दोनों सेम है, मैं दिखा देता हूं आपको कैसे सेम है। अब इन दोनों टर्म से a1 को कॉमन लो, इन दोनों टर्म से a1 को कॉमन लो तो क्या मिलेगा b2c3, a1 को अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा b3c2 आ रहा है ना, b3c2 आ रहा है, बट यहाँ पे तो b2c3 माइनस b3c2 आ रहा है, कोई बात नहीं, सेम तो आना चाहिए था बट क्यों नहीं आ रहा है, b3c2 आ रहा है और माइनस b2c3, ठीक है, a2 अगर कॉमन लेते तो क्या आ रहा है, a1 के बाद b1 लेना है कॉमन ना, b1 लेना है, b1 वाला कहाँ पे मिलेगा आपको, b1 वाला, अब b1 तो डायरेक्टली यही आ गया, बट b1 से आगे माइनस लेना है, अगर माइनस ले लेते तो ये a2c3 माइनस a2c3 मिल रहा है, उल्टा आ रहा है सारे केस में, और प्लस c1 वाला अगर कॉमन ले लेते तो c1 वाला क्या देगा, c1 वाला देगा a3b2 माइनस a2b3, ठीक है ना, तीनों पे माइनस आ गया, सारी जगह पे उल्टा आ गया यार, अरे यार मेरा तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे C12 लिखा गया है, 12 अगर है तब तो ये -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 होगा ना, तो -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 अगर होता है तो यहाँ पे तो माइनस लगेगा बाहर, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 है तो -1 टू दी पावर 2 प्लस 2 यहाँ पे प्लस होगा और फिर वापस यहाँ पे माइनस होगा, सही बात है क्या? तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, ये याद रखना, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे ही चलेगा, ठीक है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पोजीशन कौन सा ले रहे हो, सही बात है क्या? तो माइनस के वजह से ये घूम करके सही आ जाएगा, देखो, ठीक है ना, जो भी आप करके देख लेना इसी के इक्वल आ जाएगा, सही बात है क्या? हमारा माइनस का ही कमी आ रहा था और वही चीज सुधर जाएगा इस जगह। तो एग्जैक्टली आप किसी भी रो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आप एक्सपांड करते हो इस चीज को तो वापस आपका आंसर जो है वो घूम करके सेम ही मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है? तो यही चीज आपको यहाँ से सीखने को मिला बेसिकली, कि अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड किया जाए तो आंसर जो है वो घूम करके सेम मिलेगा। अगर मैं इसको डेल्टा बोलता हूं तो इसी डेल्टा का वैल्यू में a1 इंटू c11, बस कोफैक्टर आप ध्यान से निकाल देना, मेरे तरह से मिस्टेक मत कर देना, प्लस b1 इंटू c12 प्लस c1 इंटू c13, है ना, इसके इक्वल होगा। सिमिलरली इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a2 इंटू
C21 प्लस B2 इंटू C22 प्लस C2 इंटू C23। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A3 इंटू C31 प्लस B3 इंटू C32 प्लस C3 इंटू C33। समझ रहे? क्लियर है? ऐसे भी लिख सकता हूं। अभी अगर मैं कॉलम से लिखने की कोशिश करूं तो कॉलम से भी लिख सकता हूं, है ना? कॉलम में कैसे लिखूंगा मैं? ऑब्वियसली A1 से लिखूंगा। A1 अगर है तो ये आ जाएगा 1 1, है ना? A2 अगर है तो ये आएगा 2 1 और A3 अगर है तो ये आएगा 3 1। सिमिलरली अगर B1 से लिखूं तो B1 इंटू C11 प्लस B2 इंटू C21 प्लस सॉरी A1 C11 नहीं C21 होगा, ये C22 होगा और B3 इंटू C23 होगा। सही बात है क्या? और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C1 इंटू C31 प्लस C2 इंटू C32 प्लस C3 इंटू C33। समझ रहे हो? क्लियर है? एग्जैक्टली ये 6 तरीके से मैं इसको आराम से एक्सपांड कर सकता हूं। किसी भी तरीके से करो, प्रोवाइडेड कि कोफैक्टर का वैल्यू आप सही बैठा रहे हो, आपका आंसर जो है वो आपके पास एग्जैक्टली सही मिलेगा, सही मिलेगा सारे केसेस में। ठीक है? और वही चीज बुक्स में या फिर अलग अलग जगह पे आपको याद करा देता है कि आप एक्सपांड किसी भी रो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और वो कैसे करोगे कि A1 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस, मतलब डायरेक्टली बताता है कि A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, दैट इज B1 C2 C3 माइनस B3 C2। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी की तरह भी काम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप समझना। इसी तरीके से मैं डिटर्मिनेंट को क्या करूंगा? एक्सपांड करूंगा। और भी बहुत तरीका होता है, सोलर फिर मतलब ये सब फालतू चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। एक्सपांशन एक ही तरीके से आने से ही ठीक है, और क्या है? और अलग अलग मेथड पढ़ के क्या करें? अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग तरीका मिल जाएगा, बट वो सब किसी काम का नहीं है। तो फालतू ये सब में ध्यान मत दो, जो इंपॉर्टेंट चीजें है उस चीज में ध्यान दो। कि अलग तरीका, इसका अलग तरीका पता चल के क्या कर दोगे? कोई फायदा थोड़ी ना है। अगर फायदा नहीं है तो पढ़ा के क्या करोगे? ठीक है? तो डेल्टा जो है वो इन 6 प्रकार से अपन आराम से निकाल सकते हैं, है ना? और इन 6 में से किसी भी एक को, ज्यादातर बच्चे जो है वो फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम को लेके ही हमेशा आदत रहता है एक्सपांड करने का, तो उसी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और उनको याद ही हो जाता है कि A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस B1 जब करेंगे तो माइनस लगा देना है बाहर, और C1 जब करेंगे तो वापस प्लस लगाना है। और ये माइनस प्लस अपन लगा क्यों रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर पोजीशन का, हर एक पोजीशन का साइन अलग अलग होता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो अभी देखो अभी अगर जो आपका 2/2 डिटर्मिनेंट था उसमें भी आप समझ सकते हो A1 B1 A2 B2, इसमें अपन क्यों लिखते थे ऐसे A1 B2, है ना? उसको भी आप ऑब्वियसली किसी रो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग ही एक्सपांड करोगे। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर एक्सपांड किया तो A1 इनटू इट्स कोफैक्टर ऑफ 1 1 प्लस B1 इनटू कोफैक्टर ऑफ 1 2। ठीक है ना? या तो इस तरीके से करो या तो आप किस तरीके से करोगे? मान लो कॉलम के अकॉर्डिंग अगर करता हूं, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग तो B1 इंटू C21 प्लस B2 इंटू C22, ऐसे ही करूंगा। इधर अगर करता हूं मैं A1 इंटू C11 तो माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस ही होगा, और इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर हो जाएगा ये कॉलम गया, ये गया, तो बचता है सिर्फ B2, मतलब B2 होगा। क्लियर है? और B1 इंटू C12 में तो माइनस आएगा, ठीक है? और C12 क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना? दैट इज ये वाला पोजीशन हटेगा तो बचेगा कौन? A2 बचेगा। तो आया ना एग्जैक्टली A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है ना? सिमिलरली इधर अगर करोगे तो भी वही आएगा आपका B1 इंटू C21 क्या हो जाएगा? देखो माइनस आएगा बाहर, और B1 का कोफैक्टर कौन होगा? सॉरी माइनर कौन होगा? A2 होगा। अब की बार 2/2 में सिर्फ एक एलिमेंट बन रहा है माइनर, बट 3/3 में एक डिटर्मिनेंट बन रहा था माइनर। समझ रहे हो ना? यहाँ पे इस सिर्फ एक एलिमेंट, इसी एलिमेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 बोल सकता हूँ ना? समझ रहे हो? तो अगर 2/2 डिटर्मिनेंट को आप एक्सपांड कर रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को अगर एक्सपांड कर रहे हो, तो उसका जो माइनर यूज हो रहा है वो कौन सा माइनर है? वो ऑर्डर 1 का माइनर यूज हो रहा है। बट जब आप 3/3 डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर रहे हो तो जो आपके पास माइनर आ रहा है वो किस ऑर्डर का माइनर है? वो ऑर्डर 2 का माइनर है। सिमिलरली ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट को जब एक्सपांड करूंगा तब जो माइनर आएगा वो माइनर होगा एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से अपन खेल खेलेंगे। क्लियर है? समझ रहे हो? माइनस B1 इंटू A2 प्लस यहाँ पे B2 इंटू C22 क्या हो जाएगा? इस पोजीशन का,
आंसर तो प्लस आएगा, -1 और ये क्या होगा a1, तो वही आया घूम के a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इस 2/2 डिटरमिनेंट को भी अपन कोफैक्टर का कांसेप्ट से कर सकते हैं, 3/3 को भी, मतलब सारे डिटरमिनेंट का एक्सपांशन ही आप कोफैक्टर ये कांसेप्ट से ही करोगे। यही है आपका वो कांसेप्ट जो एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन करेगा। क्लियर है क्या, समझ रहे हो। इसको बहुत ही अच्छे से आप सीख लेना और बहुत अच्छे से इसको समझ के दिमाग में और कॉपी में नोट करके रखना। क्लियर है क्या, समझ रहे हो ना, क्लियर। अभी बहुत जगह वैसे ट्रिक भी बोलता है, समझ रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ ये सब ट्रिक, अगर आगे सुनोगे तो बोलेगा सर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। बोलेगा कि हर एक पोजीशन का आप माइनर निकाल के रख दो, हर एक पोजीशन का माइनर निकाल के उसी जगह पे रख दो, हर एक पोजीशन का माइनर निकाल दो, ठीक है ना। अभी E1 का माइनर क्या होगा, B2C3 माइनस B3C2, ठीक है ना। हर एक पोजीशन का माइनर निकाल दिया, मान ले M11 निकाल दिया, B1 का माइनर क्या होगा, ये गया A2C3 माइनस A3C2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 1, यहाँ पे 2 2। मैं तो बस वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप तो आंसर लिखोगे 3 1 3 2 3 3, और फिर बोलेगा कि ऐसे ही यूज करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आपको साइन लिखना है। यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस लगाओ, माइनस, यहाँ पे प्लस, खत्म। सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया, समझ रहे हो ना। तो वो ये जो चीज होता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये है क्या, ये तो कोफैक्टर का ही कांसेप्ट है ना भाई। ये पोजीशन 1 1 है तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस होगा, ये 1 2 पोजीशन है तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 माइनस होगा, ये 1 3 पोजीशन है तो -1 टू द पावर 1 प्लस 3 प्लस होगा। तो ये सब ट्रिक मैं क्या सिखाऊं, ये सब तो आप ही निकाल सकते हो खुद से, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पे -1 टू द पावर i प्लस j का ट्रिक लग रहा है, जबकि आप अगर यहाँ पे अगर माइनर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली इसके साइड में जो आप प्लस माइनस साइन लगा रहे हो वो क्या होगा, यही तो चीज होगा, क्योंकि कोफैक्टर जो होता है वो तो माइनर के साथ यही चीज आता है ना, और क्या आता है, समझ लो ना मेरी बात। तो ये सब कोई ट्रिक नहीं है, ये सब बच्चे खुद से निकाल सकते हैं, ये सब पे ज्यादा ध्यान मत दो। मुद्दे का चीज ये है, ये अगर आपको समझ में आ गया व्हाट इज कोफैक्टर, ये अगर पता है तो और कोई चिंता मत करो, सिंपल टॉपिक है, स्किप करके आगे बढ़ो, समझ रहे हो ना। ज्यादा इसमें घुसो मत, घुस के फायदा नहीं है ना, और खोल के कुछ निकाल नहीं पाओगे, जो था बता दिया, बस जो बता रहा हूं फॉलो करो। सवाल वगैरह यहाँ सब ये सबसे आता नहीं, सबको पता है, ठीक है ना, क्लियर है। बेसिक चीजें एकदम बेसिक चीजें, ज्यादा उसमें डीप जाने का कोई जरूरत है, जाओगे क्या डीप जाओगे तो कुछ होना चाहिए ना जाने के लिए, जा ही नहीं पाओगे तो क्या, ठीक है। जैसे बताया उसी अकॉर्डिंग में, उसी अंदाज में डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड करना सीखिएगा, है ना, और उसी तरीके से आप कीजिएगा। अगर नहीं करते तो प्रॉब्लम या फिर जो भी दिक्कतें आपको आने वाला है उसका कोई सॉल्यूशन मैं आपको खास करके बता नहीं पाऊंगा, प्रॉपर्ली फॉलो करना होगा, अदरवाइज कुछ कैसे बोलूंगा, कैसे हेल्प करूंगा बोल। एक क्वेश्चन कर देता हूं, जैसे मान लो 3 2 1 -1 2 3, और यहाँ पे मान लो वापस 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर एक्सपांड किया तो 3 इंटू क्या होगा ऐसे, क्योंकि इस डिटरमिनेंट का माइनर आएगा और कोफैक्टर तो प्लस ही होगा ना, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, ठीक है। तो आराम से आप लिख सकते हो क्या आएगा, 3 इंटू 6 माइनस 6, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 के पहले माइनस आएगा, बिकॉज आप जानते हो कि ये -1 टू द पावर 1 प्लस 2 आएगा, इसीलिए। तो 2 का माइनर जब भी लिखने जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनर हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, पहले ऐसे ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ठीक है ना। दैट इज ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 माइनस 1 इंटू 3 और प्लस लास्ट में क्या आएगा, 1 इंटू ये गया तो बचता कौन है, ये बचता है, -1 इंटू 2 -2 माइनस 1 इंटू 2, पहले ऊपर इंटू नीचे वाला माइनस नीचे इंटू ऊपर वाला, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से करेंगे, ये 0 हो गया, -2 इंटू -6 प्लस 1 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 12 -4, आंसर हो जाएगा 8। क्लियर है, समझ रहे हो ना, पक्का। अभी एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि सर अगर किसी डिटरमिनेंट में आपको 0 दिख गया, ठीक है ना, तो हमेशा 0 चीज रो या फिर कॉलम में है, उसी रो या फिर कॉलम का अकॉर्डिंग आप एक्सपांड करो, तो आंसर सबसे जल्दी निकल करके आएगा। क्यों जानते हो,
क्योंकि एक टर्म तो जीरो हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ, ये वाला मान लो, है ना, 0 2 3, मान लो 1 देता हूँ यहाँ पे, 5 2 5 0 5 और यहाँ पे 1 1 2 ऐसे देता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। तो अभी भी अगर स्टिल आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे हो तो आप बुद्ध हो। क्यों? क्योंकि तब तो आपका जीरो यूज नहीं होगा ना, आपको 1 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग करना ही पड़ेगा। बट अगर मैं सेकंड रो या फिर सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर लेता हूं तो मेरे को बहुत फायदा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा फायदा? क्योंकि एक चीज तो करना ही नहीं पड़ेगा जीरो का, क्योंकि जीरो तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही होगा, तो ये तो ला लिखने से ही काम हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? तो 2 इंटू क्या आएगा, ये तो माइनस आएगा ये पोजीशन, बिकॉज 1 प्लस 2 माइनस है, माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 माइनस होगा ना आंसर। तो इसका माइनस लिखो, ये गया 5 इंटू 2 10 माइनस 5 5 आएगा, ठीक है। प्लस जीरो का तो जीरो ही है, उसका तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और 1 इंटू ये कौन सा पोजीशन है, 3 और 2 तो 5, ये भी माइनस ही आएगा। और इसका कोफैक्टर क्या होगा, सॉरी माइनर क्या होगा, 1 इंटू 5 5 माइनस 15 माइनस 10 होगा, तो प्लस 10 और माइनस 10 आंसर विल बी 0। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आपको जीरो दिख गया तो जीरो वाले रो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग ही एक्सपांड करना है, तभी जाकर के आपका सिंपलीफिकेशन एकदम आसान होगा, ठीक है। या फिर मान लो किसी रो या कॉलम में आपको दो दो जीरो दिख रहा है, किसी रो या कॉलम में आपको दो दो जीरो दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसी रो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करना है, तभी तो आपका कैलकुलेशन सबसे आसान होगा ना दोस्त, समझो ना। अगर मान लो इस 5 की जगह पे भी मैं जीरो दे देता हूं तो बहुत बच्चा इसके अकॉर्डिंग भी करेगा, इसके अकॉर्डिंग भी करेगा, ठीक है ना। बहुत बच्चा इसके अकॉर्डिंग भी करेगा, इसके अकॉर्डिंग भी करेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट और शॉर्ट में आंसर कौन निकालेगा, जो इसके अकॉर्डिंग करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो जीरो आ गया ना, जब जीरो इंटू इसका कोफैक्टर लिखूंगा तब तो जीरो ऐसे ही होगा, जीरो इंटू इसका कोफैक्टर लिखूंगा तो जीरो ऐसे ही होगा, और सिर्फ 5 इंटू इसका कोफैक्टर निकालना है, खत्म, वही हो जाएगा आंसर। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ये सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जिस रो या फिर कॉलम में रहेगा उसी रो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग हम डिटरमिनेंट को हमेशा एक्सपांड करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? ये हमेशा आपका दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है? समझ है मेरी बात? क्लियर है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जहां पे रहेगा, और उसका रीजन मैंने बता दिया। और अगर ऐसा कोई रो या फिर कॉलम मिल गया जहां पे तीनों के तीनों जीरो है, ऐसा कोई रो या फिर कॉलम अगर मिल गया पूरे डिटरमिनेंट में जहां पे तीनों के तीनों एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम आर जीरो, तब इसका आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। समझ लो ना? तब इसका आंसर तो बिना देखे अब डायरेक्टली बिना सॉल्व किए बोल सकते हो ना, जीरो। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जीरो इंटू समथिंग, अगर मैं मान लू यहाँ पे 0 0 0 है और इस रो के अकॉर्डिंग में एक्सपांड करने जा रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा, 0 इंटू इसका कोफैक्टर, आंसर 0, प्लस 0 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस 0 इंटू इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर का कुछ भी हो जाए आंसर फर्क ही नहीं पड़ता है, आंसर तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें आएगा वापस प्रॉपर्टी में, आप ध्यान से समझो, है ना। तो ये बेसिक्स को बहुत अच्छे से आप क्लियर करो, एक बार बेसिक अगर क्लियर हो गया अच्छे से तब तो और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है क्या? समझ हो ना? सिमिलरली अगर कोई फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट तो आएगा नहीं खास करके, फिर भी एक एग्जांपल देकर के बता देता हूं। अगर कोई फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट आपके सामने दिख जाता है कभी, ठीक है ना, अगर कोई फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट आपको अगर दिख जाता है कभी भी, तो आप क्या करोगे, कोई भी फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट, तो कोई भी अगर फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट आपको मिल जाता है तो आप कैसे करोगे इस चीज को, जरा ध्यान से देखो, है ना। कि जैसे मान लो आपके पास A1 B1 C1 D1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे मान लो A2 B2 C2 D2 है, फिर इधर मान लो A3 B3 C3 D3 है, और इधर A4 B4 C4 D4, ये 4 रो है और 4 कॉलम है। ऑब्वियसली डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 में क्या रहेगा, 4 रो और 4 कॉलम ही रहेगा। सही बात है। तो इसको अगर मैं एक्सपांड करने के बारे में सोचूं तो मैं कैसे करूंगा, मान लो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं एक्सपांड कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, C1 इंटू कोफैक्टर ऑफ पोजीशन 1, दैट इज C11, समझ लो मेरी बात, ठीक है, प्लस B1 इंटू कोफैक्टर ऑफ पोजीशन 1 2, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्लस C1 इंटू C13 प्लस D1 इंटू C14। इसी को आप दूसरे किसी की मदद से भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस रो या फिर ये रो या फिर इस रो की मदद से भी लिख सकते हो, है ना।
4 रो हो गया, 4 कॉलम हो गया, किसी भी 8 ऑप्शन है आपके पास, किसी के लिए अकॉर्डिंग आप एक्सपांड करो, आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है ना। तो C11 जो होगा वो क्या होगा, -1 to the power 1 + 1 इनटू इस पोजीशन का माइनर, ठीक है ना। तो -1 to the power 1 + 1 तो प्लस ही होगा, और इनटू इसका माइनर का अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो ये बचेगा क्या, B2 B3 B4, ठीक है, C2 C3 C4, और इधर क्या आएगा D2 D3 D4, तो ये आ गया आंसर। प्लस B1 इनटू -1 to the power 1 + 2, यहाँ पे तो माइनस ही आएगा, ठीक है ना। और सिमिलरली इसी पोजीशन का C12 कौन सा पोजीशन, ठीक है ना, फिर 3 3 3, ये एक और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट आएगा, प्लस C1 इनटू, यहाँ पे तो माइनस आएगा ही आएगा, -1 to the power 1 + 3 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक और डिटरमिनेंट, और प्लस D1, यहाँ पे माइनस आएगा, और एक और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है ना। इस तरीके से निकालोगे तो आपको पूरा ये फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर सकते हैं, जो सिंपल उसी कांसेप्ट पे बेस्ड है जो कोफैक्टर वाला कांसेप्ट है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भी मैं डेल्टा को अलग अलग 8 एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ, जैसे पहले 6 एक्सप्रेशन लिखा था क्योंकि 3 रो 3 कॉलम था, यहाँ पे 4 रो 4 कॉलम आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ कोफैक्टर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर, इस तरीके से मैं इसको 8 तरीके से एक्सपांड करके लिख सकता हूँ, समझिए मेरी बात, क्लियर है। तो आराम से आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। आगे अगर अपन इंपॉर्टेंट एक और नोट के बारे में बात करें तो nth ऑर्डर डिटरमिनेंट, और क्या बोलो यार, nth ऑर्डर डिटरमिनेंट भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। अगर मैं n ऑर्डर का डिटरमिनेंट का बात करूं तो ये सिंपली ऐसे चलता जाएगा ना भाई, कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n का अगर मैं बात करूं तो पहले लिखूंगा a1 इनटू कोफैक्टर ऑफ द पोजीशन 11 प्लस a1 के बाद अगर b1 आया तो b1 इनटू कोफैक्टर ऑफ पोजीशन 12 प्लस c1 इनटू कोफैक्टर ऑफ पोजीशन क्या होगा, मान लो 13, ठीक है ना, प्लस d1 इनटू c14, प्लस ऐसे करते करते जो लास्ट एलिमेंट आएगा वो इनटू कोफैक्टर ऑफ द पोजीशन 1n। ऑब्वियसली n तक जाएगा ना, ये nth ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो n रो और n कॉलम होगा, तो लास्ट वाला तो c1n ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप रो के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी अदर कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करना चाहते हो तो कर सकते हो, समझ रहे हो ना मेरी बात। काम निकल गया, बस इतना सा चीज याद रखो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें, इसमें ज्यादा समय वेस्ट करके फायदा नहीं है, सफिशिएंट चीजें मैंने आपको सिखा दिया जितना जरूरत होता शायद, ठीक है, या फिर होगा, समझो मेरी बात। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि कैसे हम एक डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर सकते हैं, ये कोफैक्टर वाला कांसेप्ट, ठीक है ना। एलिमेंट और उस पोजीशन का कोफैक्टर का प्रोडक्ट करके सम कर दो, किसी भी पर्टिकुलर एक रो या फिर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में आपको डिटरमिनेंट का आंसर मिल जाएगा, सही बात है, क्लियर है। अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। और जो एक और चीज बोला था कि एक्सपांशन करने के टाइम अगर मैक्सिमम 0 किसी रो या फिर कॉलम में दिख जाए तो हमेशा उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपांड कीजिएगा, तो आपका आंसर जो है वो सबसे जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा, सही बात है, क्लियर है। तो इस चीज को आप समझ जाना अच्छे से दोस्त, ठीक है। अपन आगे बढ़ते और एक और नोट आपको बताता हूँ, सही बात है, एक और नोट के बारे में बताता हूँ, इस चीज को समझ जाओ तो फायदा हो जाएगा, सही बात है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, एक और नोट देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया यहाँ पे, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो टू कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो इज इक्वल टू 0। मतलब होगा क्या, जानते हो क्या, मान लो यहाँ पे एक मैं डिटरमिनेंट ले लिया, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, ये सवाल पूछ चुका है इसमें। तो a2 b2 c2 है और इधर आ गया a3 b3 c3। तो आप जानते हो कि अगर मैं सम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड इट्स कोफैक्टर ले लेता हूं तो मुझे उसी डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता है, उसी डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे a1 into c11 प्लस b1 into c12 प्लस c1 into c13 कर देता हूं तो मुझे डेल्टा का ही वैल्यू मिल जाएगा। बट अगर मैं एलिमेंट इनटू अदर रो का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेता हूं तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, इस चीज को समझना चाहिए। अगर मैं a1 के साथ c11 ना लेकर के c21 लेता हूं या फिर c31 लेता हूं, ठीक है ना, यहाँ पे b1 के साथ में c12 ना लेकर के c22 लेता हूं या फिर b1 के साथ c32 लेता हूं या फिर अभी मान लो c1 के साथ मैंने c11 ना लेकर के मैंने क्या लिया c23 लिया और दूसरा हो गया यहाँ पे आ जाएगा आपका
C1 इंटू C33 हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसका आंसर देखूं तो डेफिनेटली इसका आंसर 0 मिलेगा, इसका आंसर भी 0 मिलेगा। समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो तो कैलकुलेशन करके देखिए ना, ये C21 C22 C23 या फिर C31 C32 C33 का वैल्यू पुट करके देख लेना, आंसर आपके पास क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ रहे हो ना? क्लियर है? अगर एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर कर लेते हो, लेके सम करते हो, तो आपको डिटरमिनेंट का ही वैल्यू मिल जाएगा, जो आप बेसिक में थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने आपको। बट अगर मैंने इस पोजीशन का कोफैक्टर ना लेकर के किसी दूसरे पोजीशन का कोफैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलता हूँ, तो हमारे को जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली 0 आ जाएगा। समझ लो ना मेरे को? क्लियर है? तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। क्लियर है? ये चीज अगर आप समझ गए तो हो जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो सिमिलरली आप कॉलम में भी कर सकते हो ऐसे, है ना। A1 इंटू आप C कोफैक्टर ऑफ द पोजीशन 1 1 ना लेकर के अगर कोफैक्टर ऑफ द पोजीशन आप 1 2 ले लेते हो, ये कौन सा पोजीशन होगा? ये पोजीशन हो जाएगा आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज C12 ले लेते हो, प्लस A2 के साथ अगर आप C21 ना लेकर के C22 ले लेते हो, ठीक है, और प्लस A3 के साथ अगर आप C13 ले लेते हो, जैसे A1 के साथ अगर आप C11 प्लस A2 के साथ आप C21 और A3 के साथ अगर आप C31 ले लेते, तब तो आपको डिटरमिनेंट का ही वैल्यू मिल जाता है। ये तो आपको डेल्टा ही दे देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? बट अगर आप A1 के साथ C11 ना लेकर के C12 ले लिए, A2 के साथ C21 ना लेकर के आपने C22 ले लिए, और A3 के साथ आपने C31 ना लेकर के C32 ले लिए, ठीक है, तब आपके पास जो आंसर है ना, A3 के साथ आपने C32 ले लिए, तब आपके पास जो आंसर है वो डेफिनेटली क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और सिमिलरली अगर आप 1 2 के जगह पे 1 3 लेते हो, ठीक है ना, सिमिलरली अगर आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे C23 लेते हो और यहाँ पे आप आकर के C33 लेते हो, तो भी आपको आंसर जो है वो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा दोस्त, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये पोजीशन इनटू इसका कोफैक्टर या फिर इसका कोफैक्टर, प्लस ये पोजीशन इनटू ऑपोजिट रो या फिर कॉलम का कोफैक्टर, और A3 इनटू मतलब उस A3 जिस कॉलम या फिर रो में है उसको छोड़ के रिमेनिंग रोज और कॉलम जो बचा है उसका रो उसका कोफैक्टर, उस पोजीशन का कोफैक्टर, दैट इज A3 के साथ में C31 ना लेकर के C32 या फिर C33 अगर लिया, और इस तरीके से अगर ऐड करता गया, तो आप समझ गए कि इसका आंसर डेफिनेटली क्या आएगा? 0 आएगा। ऑब्जर्वेशन है, आप चेक करके अगर देखना चाहते हो आराम से देख सकते हो। क्लियर है? समझ रहे हो ना? तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको अच्छे से याद करके रखना है ना। आपको हमेशा याद करके रखना है इस चीज को, क्योंकि अगर इसके बिना काम नहीं चला सकते हो। समझ रहे हो ना? काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सही बात है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और नोट मैं आपको बताता हूँ। एक और नोट क्या है, बेसिकली देखो, ये तो एक नोट है ही जो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये काम आएगा, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन बना देगा कभी भी, बार बार बोल रहा हूं। अगर एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए इतनी छोटी बात के ऊपर, बट फिर भी वो एमसीक्यू मल्टीपल 1 और मोर देन 1 वाले को ऑप्शन में डाल सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये सब नोट्स आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, कि एलिमेंट के साथ उसी पोजीशन का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करने से वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मिलता है, और अगर एलिमेंट के साथ जस्ट रिमेनिंग रोज या फिर कॉलम का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करने से आंसर 0 मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीज एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए। और कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है? -1 to the power i plus j into mij, और जिस रो में या फिर कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमेशा एक्सपांड करेंगे हम डिटरमिनेंट को, तभी जाकर के हमें कम समय में आंसर मिलेगा। ठीक है, ये 4 बातें अभी तक है जो नोट करने वाला है और सबसे दिमाग में इंपॉर्टेंट ये स्टोर करके रखना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो नोट नंबर 2 जो आपका शीट में दिया गया है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन nth ऑर्डर डिटरमिनेंट, कोई भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, अगर सारे एलिमेंट को मैं उसका कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, जैसे मान लो मेरे पास एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, अगर ये आपका डेल्टा है और अगर मैं एक और डेल्टा डैश नया बना देता हूं, सारे एलिमेंट्स को उसका कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, दैट इज मान लो A1 को C11 लिख दिया, A2 को C12 लिख दिया, इसको C13 लिख दिया, ये C21 हो गया, ये C22 हो गया, ये C23 हो गया, ये 31 हो गया, ये 32 हो गया, ये 33 हो गया। सारे एलिमेंट्स के जगह पे उसका कोफैक्टर बैठा दिया हमने, सारे एलिमेंट्स के जगह पे उसका कोफैक्टर बैठा दिया। अगर सारे एलिमेंट्स के जगह पे उसका कोफैक्टर पुट कर देते
तब जो आपके पास आंसर आएगा वो हो जाएगा डेल्टा टू दी पावर 3 माइनस 1। ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट था ना, तो ये 3 माइनस 1 है, दैट इज ये डेल्टा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पुट किया उन्होंने कि अगर मैं एक नया डिटरमिनेंट बना रहा हूं विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, मतलब सारे पोजीशन को रिप्लेस कर रहा हूं विद इट्स कोफैक्टर, ठीक है ना, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे जानते हो, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 इनटू इसका माइनर, समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो अगर सारे पोजीशन को किसी भी एक को छोड़ने से नहीं चलेगा काम, सारे पोजीशन को अगर मैंने उसका कोफैक्टर से रिप्लेस किया, तब मेरे पास जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसका वैल्यू प्रीवियस वन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। कैसे डिपेंडेंट होगा, डेल्टा टू दी पावर 3 माइनस 1। क्यों 3 माइनस 1? बिकॉज़ इसका ऑर्डर 3 था। अगर कोई nth ऑर्डर डिटरमिनेंट मेरे पास होता है और उस डिटरमिनेंट का सारे पोजीशन को मैं उसका कोफैक्टर, कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, तब जो नया डिटरमिनेंट आएगा डेल्टा डैश, उसका वैल्यू हो जाएगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू टू दी पावर n माइनस 1, बिकॉज़ इसका ऑर्डर n है, ठीक है ना, ये है आपका प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे 3 पुट हो गया, क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है डिटरमिनेंट के बारे में दो। तो ये दोनों चीज आपको, आप सिंपल सा कोई भी एग्जांपल लेकर के इसको वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से इसको वेरीफाई कर सकते हो। थोड़ी देर सोचोगे, कोफैक्टर्स का वैल्यू जो है वो आप रख दोगे तो आराम से आपके पास जो आएगा वो डेल्टा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। बट ये वेरीफाई करने में काफी समझ आएगा, तो प्रॉपर्टी को याद रखना है, ठीक है। कहीं पे भी अगर किसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में यूज होता है आप बिल्कुल इसको समझिएगा और नोट भी कीजिएगा, सही बात है, क्लियर है। ये जो नोट में आपको दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला, ये काफी इंपॉर्टेंट है और किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ये यूज हो सकता है, सही बात है, क्लियर है, समझ रहे हो, बस हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा एक प्रॉब्लम। चलो जैसे इस टाइप का आपको बोल के दे रहा है कि पहला क्वेश्चन जो शीट में लिखा है कि एबीसी जो है वो नॉन जीरो है, एबीसी ये तीनों के तीनों नॉन जीरो है, और अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो अगर 0 हो जाता है तो आपको क्या निकालना है, यहां से आपको x का पॉसिबल वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको x का नंबर, मतलब नंबर ऑफ रूट्स निकालना, मतलब ही क्या, x का वैल्यूज निकालने, ठीक है। कैसे करोगे, डायरेक्ट एक्सपांशन के ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन हो गया ये सब, ठीक है ना, ये सब पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। एक भी अननोन डाल करके यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू दे दिया और आपको x का वैल्यू निकालने के लिए बोला, सिंपल आपका एक्सपांशन टेस्ट कर रहा है। तो क्या होगा, आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर एक्सपांड कर देते हो, ये सब लिखना नहीं है एरो वगैरह, तो क्या आएगा x इंटू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर c से पहले माइनस आएगा, आप जानते हो, और c का कोफैक्टर क्या, माइनर क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस ए बी, माइनस x माइनस ए बी, और फिर माइनस b, माइनस b इस माइनस की वजह से आया, वैसे तो प्लस ही होता है यहाँ पे, और उसका माइनर क्या हो जाएगा, वो a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया यार, क्यूबिक इक्वेशन बन गया, तो इसको तो संभालना मुश्किल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे -1 ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस सी होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो माइनस सी अगर होता है तो ये कुछ समथिंग माइनस सी एक्स टाइप का होगा, क्लियर है ना, माइनस सी एक्स माइनस ए बी टाइप का होगा, और थर्ड वाले पे जब भी करेंगे तो यहाँ पे ए सी होना चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस ए बी सी होगा, ठीक है ना, और ये प्लस सी स्क्वायर एक्स होगा, तो प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी गेट्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज गंदा क्यूबिक इक्वेशन आएगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से x का आंसर क्या आ रहा है, x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी ये फैक्टर तो कभी 0 हो नहीं सकता है, बिकॉज एबीसी सारे के सारे रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। अगर इमेजिनरी होता तो हो सकता था, बट एबीसी अगर रियल नंबर है तो ये कभी 0 हो नहीं सकता है, तो x का ऑब्वियसली एक ही रूट आएगा, वो कौन होगा, 0। और अगर ये क्यूबिक इक्वेशन आता है तो इसको मिड टर्म फैक्टराइज करना होगा, बट मिड टर्म फैक्टराइज ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। अगर रियल कांस्टेंट होता तो कर लेते, 2 3 4 ये सब अगर होता तो कर लेते शायद सोच के, बट एज यहाँ पे आर्बिट्ररी है तो नहीं आ पाएगा। अगर आपका बोर्ड्स में आता है तो इतना भी क्यूबिक वगैरह नहीं आएगा, अगर आता है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट डाल देगा a या फिर b, और एक क्वाड्रेटिक आएगा, उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालने बोलेगा, दैट इज नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन,
क्लियर है क्या? तो बस इतना सा चीज अगर आप समझ गए तो हो गया काम, और क्या दिक्कत है? क्लियर है क्या? समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। सिमेट्रिक टाइप डिटर्मिनेंट क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक टाइप डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये चीज समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है इसका मतलब पूछ चुका है, ऑलरेडी पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। सिमेट्रिक टाइप डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स में भी मिलेगा सेम चीज। सिमेट्रिक टाइप डिटर्मिनेंट क्या होता है, और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक टाइप, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक टाइप डिटर्मिनेंट। ये दोनों चीज समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके ऊपर 1 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। सिमेट्रिक टाइप डिटर्मिनेंट उसी को हम बोलते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो होता है, aij इज इक्वल टू aji, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक टाइप डिटर्मिनेंट उसी को बोलते हैं जहां पे ये फॉलो होता है कि aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब i और j का वैल्यू अगर मैं 1 1 देता हूं तो a11 और a11 दोनों सेम है, यहां से तो कुछ निकल करके नहीं आया। बट अगर 1 2 डालते हो तो फायदा होगा, a12 और a21, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2 अगर डालते तो ये पता चल जाएगा ना, क्लियर है। सिमिलरली a13 और a31 इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली a23 और a32 इक्वल हो जाएगा। तो ये तीनों चीज यहाँ पे वैलिड होगा। तो ये सब मिलता कहाँ पे, ये क्या है, a11 है, ये a12 है, ये a13 है, ये a21 है, a22 है, a33 है, समझ में आ रहा है ना, सॉरी a23 है, और ये a31 है, a32 है, और यहाँ पे a33 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 2 पुट करूं तो आपको क्या पता चलेगा कि a12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a21, ठीक है ना। फिर a23 इक्वल टू माइनस ऑफ a23 और a32 इक्वल टू माइनस ऑफ a23, सॉरी 31 इक्वल टू माइनस ऑफ a13। और अगर मैं 1 1 पुट करूं तो a11 इक्वल टू माइनस a11, मतलब क्या आ जाएगा, a11 का वैल्यू 0। सिमिलरली a22 भी 0 हो जाएगा और a33 भी 0 हो जाएगा। मतलब क्या समझ आया कि अगर आपका सिमेट्रिक टाइप डिटर्मिनेंट है तो ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, ये दोनों चीज एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, क्योंकि a12 और a21 सेम है। फिर यहाँ पे जो चीज बैठेगा यहाँ पे भी वही चीज अगर बैठा तो ये सिमेट्रिक है, और यहाँ पे भी जो चीज बैठा और यहाँ पे भी वही चीज बैठना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 9 डिस्टिंक्ट एंट्रीज के जगह पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए सिमेट्रिक टाइप डिटर्मिनेंट आपको पूछ सकता है। तो मैक्सिमम अलग अलग एंट्री कितना बैठ सकता है, 6 बैठ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही बैठेगा, दोनों सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक बैठेगा, यहाँ पे भी एक बैठेगा, और यहाँ पे मान लो मैक्सिमम अगर तीनों को डिस्टिंक्ट बैठाया तब तो 3 काउंट होगा, अगर तीनों में भी सेम डाल दिया कोई भी 2 या फिर तीनों को तब तो और भी कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्री आप कितना डाल सकते हो, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ठीक है, कितना होगा, 6 होगा, 6 याद रखना, 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, तो टोटल 6 अलग अलग एंट्री आप डाल सकते हो, उससे ज्यादा डाल ही नहीं पाओगे, है ना, उससे ज्यादा मतलब ऑर्डर देना पड़ेगा डेफिनेटली। 3/3 ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट का बात कर रहा हूँ, 6 कहाँ पे होगा, ऑर्डर 3 में होगा। अगर मैं 2/2 डिटर्मिनेंट का बात करूं तो यहाँ पे a11, यहाँ पे a22 और यहाँ पे a12 और a21 आ जाएगा, तब तो ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्री कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है ना। ऑर्डर 2 अगर है तो 3 हो जाएगा, ऑर्डर 3 अगर है तो 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। और अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो क्या पता चलेगा कि पहला तो यहाँ से क्या पता चलता है कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है। और फिर क्या है, a12 माइनस ऑफ m, मतलब यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे माइनस x बैठना पड़ेगा, यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे माइनस y बैठना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर z है तो यहाँ पे माइनस z बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हमेशा, और सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हमेशा इस टाइप का रहेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितना होगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितना होगा, समझ के बोलो, 7 होगा, 7, ठीक है ना। बहुत बच्चे बोल देते हैं यहाँ पे 4, सर x y z और 0, अरे भाई x और माइनस x सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन 3 ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट में अगर पूछता है तो आंसर 7 होगा, इस केस में 6 होगा, ठीक है। बट
अगर मैं आपको वो पूछ रहा हूँ कि अलग अलग ऑप्शन बना के भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट 0 होता है या नहीं, वो भी पूछ सकते हैं। फिर ये दोनों का समेशन 0, ये दोनों का समेशन 0 है या नहीं, ठीक है ना। मतलब इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज में भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन। अदरवाइज और जगह भी पूछा, अगर 2/2 स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का बात करो तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आएगा, तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज यहाँ पे भी कितना होगा, 3 होगा, 1 2 और 3। तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर का डिटरमिनेंट में मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज जो है वो सेम होगा, तो वो कौन है, 2 होगा, क्योंकि 2/2 डिटरमिनेंट में इधर भी मैक्सिमम 3 एंट्री हो रहा है, इधर भी मैक्सिमम 3 एंट्री हो रहा है, बट 3/3 में यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 है। समझ आ रहा है ना। तो इस तरह के अलग अलग चीजें आपको पूछे जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ हो ना। ये सब चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ के कर लेना, एकदम सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। बट अगर समझ के आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी अगर मैं इसका आंसर अगर निकाल के देखूं तो क्या आएगा, एक्सपांड करके देखो तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा, उसका तो कोई मतलब है ही नहीं। इसको अगर एक्सपांड करेंगे इसके अकॉर्डिंग, रो 1 के अकॉर्डिंग, तो माइनस एक्स इंटू क्या आएगा, 0 और माइनस माइनस प्लस वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। और y के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y इंटू एक्स जेड माइनस 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, आंसर कितना हो जाएगा, 0। मतलब क्या, मतलब और इस डिटरमिनेंट का अगर मैं आंसर निकालता हूं तो यहाँ से क्या आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी यहाँ से पता चल रहा है कि अगर ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, ऑड ऑर्डर मतलब ऑर्डर अगर ऑड है, थर्ड ऑर्डर या फिर फिफ्थ ऑर्डर या फिर सेवेंथ ऑर्डर, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्डर में भी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही रहेगा और वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, a11 रहेगा और वो 0 आ जाएगा। तो ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट अगर है आपके पास तो उसका आंसर डेफिनेटली हमेशा 0 आएगा। और इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट अगर आपके पास है, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ ये सब, तो हमेशा आपके पास आंसर परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। क्लियर है क्या, बिकॉज आप जानते हो कि डायगोनल 0 हो जाएगा तो रिमेनिंग जो भी बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको अच्छे से याद रखना है कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा 0 होगा और इवन ऑर्डर का हमेशा आंसर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्लियर है क्या, समझ लो मेरी बात, पक्का। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये सब आया हुआ है यार 2019 में, जब पेपर थोड़ा सा हार्ड हुआ था तो 1 मार्क का एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बच्चे पढ़ते ही नहीं है ना, ये सब छोटा टॉपिक समझ के छोड़ देते, बट ये सबसे उठ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है ना, इसका रेंज निकालने के लिए बोला गया है 1 माइनस साइन थीटा और -1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 1 और माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 साइन थीटा। अच्छा सॉरी, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन, ये तो आप कर लोगे, डिटरमिनेंट को एक्सपांड करो, ठीक है ना। डिटरमिनेंट को एक्सपांड करो तो आराम से ये आपके पास आ जाएगा। ये ऑड ऑर्डर नहीं है, बट लिख दिया तो कर ही देता हूँ। ये ऑड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सॉरी 3/3 ऑड ऑर्डर तो है ही, बट ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए से -a ये माइनस में होने से नहीं होगा, डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 होना पड़ेगा। बट एज यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो आराम से ये कर सकते हो, 1 इंटू ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन थीटा होगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 आएगा तो 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी 2 साइन स्क्वायर थीटा भी आप हमेशा जानते हो, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एज साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज इन द इंटरवल 0 से 1, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हमेशा कहां से कहां पे होगा, 0 से 2 पे होगा, तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां पे होगा, 2 ऐड कर दोगे तो 2 से 4 के बीच में हो जाएगा। तो आपको पूछा है डेल्टा का रेंज क्या होगा, तो डेफिनेटली डेल्टा का रेंज क्या है, 2 से 4 के बीच में। ये सब चीजें तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा 11 का एप्लीकेशन आ गया यहाँ पे रेंज निकालने का, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है, आप चिंता मत करो उसका। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको करा के देना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन जो मैंने देखा नहीं, आप नोट करते जाइएगा। हाँ, मैं लिख के नहीं करा रहा हूँ कोई चीज, लिख के मैं अगले प्रॉपर्टी से कराऊंगा, मतलब अगले लेक्चर से,
ठीक है, आज मैं छोटे मोटे पार्ट चेक कर रहा हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्टली शीट से देख के आपको पढ़ा देता हूँ। क्लियर है? तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बोलता है कि फॉर ट्राइंगल एबीसी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा बताओ। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा बताओ। माइनस साइन बी 0 tan a और यहाँ पे है cosine ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे है माइनस tan a और यहाँ पे है 0। तो आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे फॉर ट्राइंगल एबीसी, फॉर ट्राइंगल एबीसी वी हैव, हमें क्या पता चलेगा, फॉर ट्राइंगल एबीसी वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, पाई। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होता है तो इस डिटर्मिनेंट में मैं ये चीज यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं a प्लस बी प्लस सी को पाई लिख दूंगा, ये हो जाएगा साइन बी कॉस सी। ठीक है, ये है माइनस साइन बी, ये है 0, ये है tan a और यहाँ पे cos a प्लस बी को मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूँ ना, ये माइनस tan a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, ये साइन पाई 0 0 0 हो जाएगा, ये साइन b है, ये cos c है, ये माइनस साइन b है, ये tan a है और यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस cos c, cos पाई माइनस c और ये माइनस tan a। अभी यहाँ पे देख के पता चल रहा है इसका माइनस यहाँ पे, इसका माइनस यहाँ पे, इसका माइनस यहाँ पे और डायगोनल 0, मतलब ये ऑड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, तो डायरेक्टली इसका आंसर 0। बट ये तो अपन जेई में करेंगे, अगर बोर्ड्स में आता है तो ये सब नहीं लिखेंगे। अगर 0 लिखते भी हो डायरेक्टली तो ब्रैकेट में लिख के देना पड़ेगा, सिंस वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इज 0 और साइड में वो प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा आपको। क्लियर? बट उससे अच्छा ये है कि इतना नखरे ना करके डायरेक्टली इसको एक्सपांड ही कर दो तो आपके पास ऐसे ही आंसर आ जाएगा। पहला वाला तो 0 ही होगा डायरेक्टली, बट लिखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, एग्जामिनर को लिख के तो दिखाना पड़ेगा कि आपको आता है। ठीक है ना? फिर माइनस साइन बी इंटू क्या होगा, 0 माइनस माइनस प्लस cos c इंटू tan a और फिर आएगा cos c और इधर क्या आएगा, इधर आएगा sin b tan a माइनस 0, sin b tan a माइनस 0। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो गया, यहाँ पे माइनस sin b cos c tan a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस sin b cos c tan a हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाएगा। क्लियर है? और अगर जेई पे है तो डायरेक्टली अगर आपने ऑब्जर्व कर लिए कि ये ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो 0 लिख दो डायरेक्टली। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? पक्का? चलो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ये सब ना लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर्स जो हैं जिनको ये सब पता नहीं है। ठीक है ना? तो उसके पास जो सॉल्यूशन रहेगा, मान लो उधर अगर एक्सपांड करके लिखा हुआ है, ये सब देख के प्लान में काट वाट देता है, मुझे नहीं पता काटेगा ये नहीं एग्जैक्टली, बट फिर भी रिस्क लेना सही बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वापस रीचेक वगैरह करने का तो मौका मिलेगा नहीं आपको, पहला रिजल्ट जो आता है वही सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो रीचेक अगर करते भी हो उसके बाद भी कोई फायदा नहीं होगा ना, मतलब फायदा अगर नंबर बढ़ भी जाता है लेकिन लोगों को तो पता चल जाएगा ना क्या कितना नंबर आया है। सही बात है ना? इसलिए एक बार नहीं सही से करो, एक्सपांड करोगे तो किसी भी तरीके से वो काट नहीं सकता। क्लियर है? तो बस आज यहाँ पे बेसिक बेसिक बातचीत अपन कर रही है। ठीक है, छोटा लेक्चर था आज का, बेसिक लेक्चर है ना? अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले इसके ऊपर बेस करके। यही सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ठीक है, लेक्चर 2 डिटरमिनेंट का यही सबसे लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर, यहीं से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा जो यहाँ पे करा हुआ। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा अगला लेक्चर को। ठीक है, ये तो बेसिक लेक्चर थे, ये अगर नहीं आता है तो अगला लेक्चर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, और फिर लेक्चर 3 4 ये सब में, लेक्चर 2 तक ही है, बोर्ड एग्जाम में और नहीं चाहिए, और रिमेनिंग 2 लेक्चर आपका जेई के लिए है वो चाहिए। बट पहले वो भी बोर्ड्स का सिलेबस में था, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर-स्ट्रोक, बट अभी तो ये हटा दिया बोर्ड से, इस साल का सिलेबस में तो है नहीं। आज के लिए चलिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा, आज यहाँ तक ही रखते हैं। और आप ये सब कर लीजिएगा, जो भी चिन्ह क्वेश्चन है शीट में वो कर लीजिएगा, और अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे हमारा अगला पार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रॉपर्टी, एंड देन अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये सारे टॉपिक्स देखने वाले। क्लियर है क्या? तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अलविदा।